बात काशीपुर में चल रहे भाजपा के विस्तारक वर्ग कार्यक्रम की, जिसका समापन हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आखिरी दिन 70 विधानसभाओं के पूर्णकालिकों को चुनाव प्रबंधन के गुर सिखाए गए। इस दौरान बूथ जीता तो चुनाव जीतो के संकल्प के साथ विधानसभा कार्यकर्ताओं के व्यवहार, कार्यकर्ताओं को हो रही असुविधा, इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई ताकि असुविधा दूर की जा सके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके। जरूरी टिप्स दिए गए। इसके साथ ही 2022 के चुनाव में 60+ सीटों के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरने के लिए बात कही गई। तो ये अहम रहा काशीपुर में भाजपा का मंथन, जिसे अगर कहा जाए कि 70 विधानसभा सीटों पर बारीकी के साथ हर किसी की जवाबदेही तय हो, जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए चुनावी मंत्र दिया गया, जरूरी टिप्स दिए गए कि किस तरीके से प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ये तमाम बातें इस कार्यक्रम में सिखाई गई, बताई गई और इसी के साथ अब चित्र में उतरकर जी जान से लगना है, ये मंत्र दिया गया। पहला दिन क्या कुछ हुआ, दूसरा दिन क्या कुछ हुआ, इसकी तमाम अहम बिंदुओं की चर्चा भी हुई, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। युवा का मतलब है युवाओं को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। 18 साल के बाद में वोट देने का अधिकार है तो उसकी भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए, उसके विचारों का भी उसमें आदान प्रदान होना चाहिए। ये देश समूह विकास से चलता है, सामूहिक विकास से चलता है और सबका भागीदारी। इसका मतलब नहीं एक को हम भागीदारी कर रहे हैं तो दूसरे को बाहर कर रहे हैं। बुजुर्ग तो हमारे सामान्य, हमारे संस्कृति और संस्कारों में उसकी पूजा भी की जाती है, मान्य किया जाता है, उनका भी उसमें सानिध्य रहेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की ये समीक्षा हुई है, जहां पीडब्ल्यूडी को जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कामकाज में तेजी लाया जाए, गुणवत्ता का खास तौर पे ध्यान रखा जाए, ये निर्देश है सीएम के। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यूडी में रोप वे डिवीजन का भी एक गठन किया जाएगा। ये अहम है क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास अब सड़कों को बनाने के अलावा, उसे गड्ढा मुक्त करने के अलावा, सड़कों की क्वालिटी पर नजर रखने के अलावा रोपवे की कनेक्टिविटी का भी जिम्मा सौंपा गया है। 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, डीएम देहरादून समेत पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। आपको बता दें, 23 अगस्त सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र शुरू होगा। इस बार देहरादून में ये सत्र रखा गया है। विधानसभा सत्र 27 अगस्त तक चलेगा। इसी मद्देनजर ये अहम बैठक 23 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है और आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सुरक्षा को लेकर बैठक की है। काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है। सर, सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारियों से बात हुई है, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या खास नहीं? देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र होता है, हर बार हम लोग एक बैठक करते हैं जिसमें सुरक्षा से संबंधित, व्यवस्थाओं से संबंधित है। और हमारे मुख्य सचिव संधू साहब जो अभी नए नए आए हैं, उनके साथ और तमाम अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है। और चाहे पानी से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, अग्निशमन से संबंधित हो, इन सभी बातों पे बहुत बारीकी से हमने बातचीत की है और उम्मीद कर रहे हैं जैसे आज से पहले हमारे सत्र बहुत ठीक ठाक संपन्न हुए, ये भी संपन्न होगा। और जिस प्रकार से एक एक बिंदु पे हमने बारीकी से बातचीत की है और अधिकारियों ने जिस प्रकार से सहयोग देने का वायदा किया, तो ये सत्र हमारा ठीक ठाक। कोविड क्या चुनौती होगी? हालांकि इससे पहले जो भी सत्र हुए हैं आपने सफलतापूर्वक उनका संचालन किया है। कोविड को लेकर क्या सब रहेगा? देखिए, कोविड की जहाँ तक बात है, अभी कोविड हमारे यहाँ पहले से नियंत्रित है, लेकिन तो भी हमें मुस्तैद रहना है, उसके लिए बहुत जागरूक रहना है। कोशिश तो हमारी है कि हम सभी से, जैसे जो भी हमारे आगंतुक, चाहे वो विधायकगण होंगे, मंत्रीगण होंगे, आप जैसे पत्रकार साथियों के बारे में विचार कर रहे हैं या अन्य हमारे और लोग होंगे, तो गेट पे हम उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे, उनको वहाँ पे सैनिटाइज करेंगे और अंदर उनको मास्क और उसकी भी हम कहेंगे। और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो हमने उसी 2 पार्ट में जैसे पहले हमने कार्य किए थे, उसी प्रकार हम इस बार भी करेंगे कि सभा मंडप में जितने माननीय विधायकगण बैठेंगे, शेष को हमने कक्ष संख्या 107 में बैठने की व्यवस्था की है और वीसी के माध्यम से वो कार्रवाई से जुड़ेंगे। और उसके साथ साथ RT-PCR नेगेटिव की बात हमने कही है। लेकिन अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि हम स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठ के एक मन में भाव आ रहा है कि यदि जिन्होंने डबल डोज वैक्सीन की लगा ली है, तो क्या हम उनको RT-PCR रिपोर्ट के बिना या नेगेटिव के बिना
क्या हम अनुमति दे सकते हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर सर एक नई चीज़ रहेगी कि मुख्यमंत्री नए होंगे, कई मंत्री नए होंगे और कई अधिकारी भी नए होंगे, इसके साथ साथ ही नेता प्रतिपक्ष नए होंगे, तो अपील क्या करेंगे कि सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि सत्र तो ठीक ठाक संपन्न होगा और उम्मीद कर रहा हूँ इन सभी का, कई माननीय विधायकगण भले ही वो नए मंत्री के रूप में अपनी पारी खेल रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर अनुभव भी है और जो नए मंत्रीगण हैं वो उत्साह में भी हैं। तो और माननीय मुख्यमंत्री हमारे युवा हैं और अनुभवी भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही नए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन सभी नयों के साथ साथ उत्साह और ये सारी बातों को लेके ज़रूर बहुत अच्छा हमारा ये सत्र संपन्न होगा और ऐसी ही सभी से मैं अपील भी कर रहा हूँ। ये थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। खासकर सुरक्षा को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाए। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी। खबर देहरादून से है, जहां रक्षाबंधन कार्यक्रम में बारिश मुसीबत बन रही है, आड़े आ रही है। बारिश और आंधी की वजह से टेंट गिरा है। टेंट गिरने से कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में आपको बताएं, इस कार्यक्रम में इस टेंट के नीचे महिलाएं मौजूद थी, लेकिन आंधी बारिश की वजह से ये टेंट गिरता है और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। रक्षाबंधन के मद्देनजर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और तमाम महिलाएं मौजूद थी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसके बाद मंडल और बूथ स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा इन्हें। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का कहना है कि कोविड की थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी तय की गई है। जो लगातार व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के महामंत्री सेवा सुरेश भट्ट जी का देकर स्वागत करेंगे। संभावित कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरे देश को जागरूक करते हुए देश को खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो आज अभियान चला इसके लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान ये पूरे देश भर में चलाया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम तय किया गया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतराम कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर भर रैली निकाली। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए जनता अब भाजपा से आगे जा चुकी है। जनता पार्टी ने जो लोगों को गुमराह किया, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसके खिलाफ आप जनता सड़कों पे खड़ी है। जनता आगे आकर बढ़ चढ़ रही है और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जनता लालायित है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने। और उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ट्विटर अकाउंट लॉक करने के मामले पर गोदियाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर अपनी व्यावसायिक पॉलिसी का वायलेशन कर रहा है। केंद्र सरकार के दबाव में ट्विटर ऐसे काम कर रही है कि जो कि उनके व्यावसायिक जो पॉलिसी है उसका वायलेशन है। अपनी व्यावसायिक पॉलिसी का खुद ट्विटर भी वायलेशन कर रही है केंद्र सरकार के दबाव में। 7.5 साल से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। विपक्ष की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के जितने जरिए हैं, उन तमाम जरियों को समाप्त करना उनकी पहली प्राथमिकता है। बढ़ती महंगाई के विरोध में रुद्रपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर शहर भर से गुजरते नजर आए। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई से जनता त्रस्त है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, मगर सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम है। जनता के पैसे को गाड़ी कमाई को उड़ाया जा रहा है। जनता दुखी है, उनसे कोई किसी का लेना देना नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी इस महंगाई की चरम सीमा को उनके आँख कान खोलने के लिए आज प्रदर्शन कर रही है और बैलगाड़ी पे बैठ के पैदल चल के उनको लगे कि कितनी महंगाई है और जनता त्रस्त है।
हल्द्वानी के गौलापार के ग्रामीणों ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नया नकायल गांव के ग्रामीण बुद्ध पार्क पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2013 में मुख्यमंत्री ने उनके गांव को जोड़ने के लिए सड़क और पुल की घोषणा की थी, लेकिन आज 8 साल बाद भी सड़क और पुल नहीं बन पाया है। इस वजह से उन्हें बरसात में नदी पार करना पड़ता है और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते ये तमाम लोग नजर आए। हम वोट देके हमारा विकास नहीं हो पा रहा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं सड़क, बिजली, पानी, ये हमें नहीं मिल पा रही हैं, तो निसंदेह सभी लोगों का ये मानना है कि इस बार चुनाव बहिष्कार किया जाएगा और देखें, आशा है कि उससे पहले शायद कुछ समाधान निकल जाए। जोशीमठ से एक बार फिर खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां चाई गांव के ठीक नीचे एक बार फिर पहाड़ी दरक गई और उसका एक बड़ा सा हिस्सा भरभराकर नीचे अलकनंदा नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। जोशीमठ में दरकती पहाड़ी की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करती हैं। ये मंजर इतना खौफनाक है कि उसकी आवाज दूर तक सुनी जा सकती है। पहाड़ी ऐसे दरक रही है मानो किसी ने इसे बुरी तरह से हिला दिया हो। जिस जगह ये लैंडस्लाइड हुआ उसके ठीक ऊपर चाई गांव है। ऐसे में गांव को भी खतरा पैदा हो गया। तो वहीं लैंडस्लाइड वाली जगह से कुछ ऊपर सड़क गुजर रही है। ऐसे में सड़क के ढह जाने की भी आशंका बनी हुई है। जिस जगह पर पहाड़ी दरकी है उससे सड़क की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। तस्वीरों में देखकर भी आप इस जगह की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर पहाड़ी फिर से दरकी और लैंडस्लाइड कुछ ऊपर तक गया तो सड़क को ढहने से शायद ही रोका जा सके। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उधर पौड़ी में मॉनसून का सीजन लोगों के लिए आफत का सबब हो गया है। बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। गनीमत यहां ये रही कि घर में जो लोग थे समय रहते बाहर आ गए। जरा सोचिए, अगर इस मकान के मलबे के अंदर कोई दब जाता तो क्या होता। रात के घुप अंधेरे में अचानक ये मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये तस्वीरें पौड़ी की हैं, जहां एक मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि मकान के अंदर सो रहे लोग समय रहते बाहर आ गए, वरना इनकी जान बच पानी मुश्किल थी। आपदा प्रभावित परिवार ने अपने पड़ोसी के यहाँ शरण ली। प्रशासन की तरफ से इस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। नगर पालिका पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत एक मकान का वर्षा के कारण गिरने का सूचना प्राप्त हुआ है। संबंधित परिवार को इतरत्र शिफ्ट करने के लिए निर्देश दे दिया गया है और तहसील के माध्यम से जो भी उनका मुआवजा एसडीआरएफ के मानकों के अनुरूप आता है उसके लिए उनको तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस संदर्भ में जो है एसडीएम के माध्यम से कार्रवाई को शीघ्रता से करने का निर्देश दिया। पीड़ित परिवार के सिर से छत छिन गई है। अब उसे प्रशासन से मदद की दरकार है, मगर प्रशासन की मदद मिलने तक इनके सामने सिर छिपाने तक का बड़ा संकट है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टंगड़ी के पास मलबा गिरा और इस दौरान रोडवेज की एक बस भी इस मलबे में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद मलबे से इस बस को निकाला जा सका। इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई। श्रीनगर में जंगल में घास लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला बोल दिया। गुलदार के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, मगर महिला ने दिलेरी दिखाई और दरांती से गुलदार का सामना किया और इस वजह से उसकी जान बच पाई। उधर ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि गुलदार को आदमखोर घोषित किया जाए। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस की, जिन्होंने बदमाशों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में पुलिस ने अलग अलग थानों में 3 इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी की है। देहरादून, हरिद्वार, विकास नगर में पुलिस के हत्थे ये 3 इनामी बदमाश चढ़ चुके हैं। तो उत्तराखंड पुलिस इन दिनों ऑपरेशन क्लीन के तहत इनामी बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। इसी के तहत देहरादून पुलिस ने एसओजी टीम की मदद से 1500 रुपए के इनामी बदमाश को धर दबोचा। बदमाश ने एक महिला के गहने लूटने की
लूट को अंजाम दिया। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस काफी समय से फरार चल रहे 2500 के इनामी बदमाश जमाल उर्फ शमीम को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने लड़की के साथ रेप के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी स्कूल से घर आ रही थी, आरोपी युवक अपने साथ ले गया और अब परिवार वालों को इस वारदात की जानकारी मिली और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। शिकायत दर्ज है। भारतीय सेना अमृत महोत्सव के रूप में आजादी के 75 साल के जश्न को मना रही है। इस दौरान सेना के जवान सतोपंथ में तिरंगा लहराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम की ऑनलाइन शुरुआत की है। जवानों की टुकड़ी सतोपंथ के लिए रवाना हो चुकी है। ये टीम 15 अगस्त के दिन सतोपंथ में पहाड़ी की चोटी पर तिरंगा फहराएगी। रुद्रप्रयाग जिले में सुरक्षा के मद्देनजर 42 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए हैं। कैमरों के लिए कंट्रोल रूम से इन्हें मॉनिटर करने का भी काम है। पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी की मदद से क्राइम कंट्रोल में मदद मिलेगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वतंत्रता को लेकर कई अहम यादें मौजूद हैं। जानकार बताते हैं कि मसूरी गांधी जी, नेहरू जी के साथ कई नेताओं की पसंदीदा जगह थी। आजादी से पहले तक मसूरी में गांधी जी, नेहरू जी समेत उस समय के दूसरे बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। बंद कमरों में देश की आजादी के लिए रणनीति भी बनाई जाती थी।